हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम 23 चेक पॉइंट की एक चेकलिस्ट फॉलो करेंगे। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये एग्जॉस्टिव चेकलिस्ट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये 23 पॉइंट्स अगर आपने बिल्कुल लगा दिए दुनिया के किसी भी फंड पे तो आप आंख बंद करके वो फंड ले सकते हो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और ऐसे एडिशनल पॉइंट्स हैं जो आप इस चेकलिस्ट में खुद से इंक्लूड करना चाहते हो, यू आर फ्री टू डू दैट इन द कमेंट सेक्शन। मैं ज़रूर पढ़ूंगा। इसके अलावा ये चेकलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, तो उसका कोई टेंशन मत लेना। यहाँ पर मेहनत जो बनाने की थी एक्सेल की वो मैंने पूरी कर दी है, क्योंकि रियल एफर्ट आपको डालना पड़ेंगे अभी। ठीक है, तो वो डालना कैसे पड़ेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारा डेटा यहाँ पर मैनुअली फीड करना पड़ेगा। एंड हम एक एक करके उसको पूरा देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये 23 पॉइंट्स की चेकलिस्ट समझते हैं। नंबर वन, कुछ की फैक्टर्स हैं जो मैं बहुत ब्रॉडर लेवल पे चेक करूंगा बिफोर आई डीप डाइव। ठीक है, सबसे पहले कि मेरे फंड की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है। ठीक है, कि जो भी मेरा फंड है उसकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है, कैसे वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस विच गोज बिहाइंड द फंड। देन, और ये मुझे फैक्ट शीट में मिल जाएगा, अपन ने पिछले सेशन में देखा है। मैं पूरा इसको एक बार और बता दूंगा, डोंट वरी। कोई नेगेटिव न्यूज़ कवरेज है क्या फंड या एएमसी की। नेगेटिव न्यूज़ कवरेज है क्या फंड या एएमसी का मतलब ये है कि आप गूगल पे जाके सिर्फ वो लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं एक्सेस म्यूचुअल फंड। एक्सेस म्यूचुअल फंड्स का कोई एक्सेस स्मॉलर कैप इक्विटी फंड, ऐसा करिए कोई फंड, ऐसे स्मॉल कैप फंड है। ठीक है, तो आप उसको एनालाइज करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, जो एएमसी है और जो फंड है उन दोनों के नाम से आप अलग अलग गूगल सर्च कंडक्ट करेंगे, और साथ में आप प्लस का साइन लगा के अलग अलग वर्ड्स यूज करेंगे, जैसे कि स्कैम, कंप्लेन, ठीक है, रिव्यू। एंड फिर आप जाके गूगल में भी थोड़ा स्क्रीन करेंगे, बिकॉज वी आर डूइंग रिसर्च ना। इक्विटी में तो इससे भी डेप्थ में रिसर्च करनी होती है ना, सर्च करनी होती है। तो आप वो करोगे। एंड उसके बाद फिर यू विल डू न्यूज़ सर्च ऑल्सो। तो वहाँ पर एक कॉलम मिलता है वेब का, फोटोज़ का, इमेजेस का, उसमें न्यूज़ का कॉलम होता है। तो आप फिर वो न्यूज़ में जाके देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा मैं चेक करूँगा, थर्ड नंबर का पॉइंट जो है इसमें मैं चेक करूँगा कि क्या मेरे फंड पे रेगुलेटर्स ने कोई एक्शन कभी लिया है क्या। ठीक है, तो मेरे फंड का नाम लिखूंगा, या मेरे दूसरी सर्च में मेरे एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम लिखूंगा, और साथ में प्लस का साइन लगा के सेबी, ठीक है, स्कैम, पेनल्टी, लीगल। ठीक है, एंड आई विल डू द सर्च। सर कितना डेप्थ में जाके करना है, क्या मेरे को गूगल सर्च के लास्ट पेज तक जाके करना है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप दो तीन पेजेस देखिए, अगर कुछ अच्छा मिल रहा है तो आप उसको नोट करके रख लीजिए साइड में। ठीक है, यू शुड आइडली, मैंने यहाँ पर सब लिखा है कि इन सब चीज़ों का मतलब क्या है और ये कहाँ से मिलेगा आपको। ठीक है, नंबर ऑफ स्टॉक्स इन अ म्यूचुअल फंड। एक आपका जो फंड है, जैसे से फॉर एग्जांपल एक रियल फंड ही ले लेते हैं, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। ठीक है, तो उस फंड में कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स इंक्लूड है, ये मुझे कहाँ से मिलेगा? ये मुझे मॉर्निंग स्टार से मिल जाएगा। मैंने मॉर्निंग स्टार क्यों पिक करा? क्योंकि मोस्टली सारा डेटा वहाँ से मिल जाता है, नंबर वन। नंबर टू, इट्स अ वेरी रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म। ठीक है, रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, इजी है, फ्री टू यूज एज ऑफ नाउ। इतना कोई बहुत ज़्यादा दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। जो भी डेटा चाहिए वो सब फ्रीली अवेलेबल है। तो हमने ये प्लेटफॉर्म यूज़ करा है। ठीक है, मॉर्निंग स्टार। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स इन अ फंड मॉर्निंग स्टार के अलावा और कहाँ से मिल सकता है आपको? फैक्ट शीट से भी मिल जाएगा। यू कैन हैव इट ऑन फैक्ट शीट ऑल्सो। ठीक है, फिर मेरा टोटल एयूएम कितना है, टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट कितना है फंड का। ठीक है, आप इसमें अगर चाहो तो एक और कॉलम यहां पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, विच वुड बी, ठीक है, फंड एयूएम एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एयूएम ऑफ एएमसी। ठीक है, कि एक म्यूचुअल फंड, जो मेरा फंड है एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड, उसका जो टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट है वो ओवरऑल एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड के जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उन सब का अगर मैं टोटल कर लेता हूं तो उसके कितने परसेंट के बराबर है। उससे मुझे ये समझ में आता है कि जो फंड में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं वो फंड कितना बड़ा बिजनेस पोर्शन है मेरी टोटल कंपनी का।
ठीक है, अगर ये सिग्निफिकेंटली बड़ा है तो इसका मतलब ये है दैट पूरी कंपनी उस पर प्रॉपरली फोकस्ड रहेगी। ठीक है, सो टू असर्टेन द साइज ऑफ फंड एस कंपेयर टू टोटल बिजनेस ऑफ एएमसी। ठीक है, फिर एक्सपेंस रेशियो समझना। अच्छा एक चीज और देखिए, इसमें क्या है ना, इसमें अपन दो चीजें करेंगे, एक फंड फंड का लिखेंगे और यहां पर कैटेगरी का एवरेज लिखेंगे। अब जैसे आप देखते हो यहां पर कि ये इन्वेस्टमेंट फिलोसफी, अब इसको आप कैटेगरी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते ना। आप 15-20 म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी थोड़ा ना, एक एक इन्वेस्टमेंट फिलोसफी थोड़ा ना पढ़ोगे, आप उसका पढ़ोगे जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, सिमिलरली नेगेटिव न्यूज कवरेज, मेरे कॉम्पिटिटर की नेगेटिव न्यूज कवरेज पढ़ के मैं क्या करूंगा, समझ लो। डेफिनेटली लॉन्ग रन में आप पढ़ सकते हो बट नॉट फॉर द पर्पज ऑफ इवेल्युएटिंग इट। अगर कोई आपसे पूछता है कि कभी मेरे को म्यूचुअल फंड कैसे इवेल्युएट करना है, तो आप ऐसे बिल्कुल आराम से इवेल्युएट कर सकते हो। ठीक है, फिर नंबर ऑफ स्टॉक्स इन फंड, ये मैं मेरे भी लूंगा और कैटेगरी एवरेज भी लूंगा। आप सर मुझे ये बताओ कि कैटेगरी का एवरेज लेने का क्या मतलब होता है। बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, जस्ट लेट मी डू इट टू यू। मॉर्निंग स्टार। ठीक है, अभी अगर आप देखो, और यहाँ पर अपन रुपी वेस्ट भी ओपन करते हैं, दोनों ओपन करते हैं, और यहाँ पर मैं टूल्स में जाके स्क्रीनर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, असेट क्लास मैंने लिख दिया, इक्विटी हटा दिया और इक्विटी का स्मॉल कैप लिख दिया। ठीक है, अब देखना इधर नॉर्मल, तो यहाँ पर क्या है, सारे के सारे इक्विटी के स्मॉल कैप फंड्स आ गए। अब मैं क्या करूंगा ना ब्रो, मैं ये एयूएम वाइज इसका फिल्ट्रेशन कर दूंगा। तो इंडिया में सबसे बड़ा अगर कोई स्मॉल कैप फंड है तो वो निपॉन का है, जो 50,000 करोड़ रुपए लगा के बैठा है। ठीक है, उसके बाद ये सारे फंड टू द डिक्रीजिंग ऑर्डर है। आप खुद के लिए एक लिमिट डिसाइड कर लो। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर आप, वैसे तो ये सारे के सारे फंड्स यही हो गए जो मेन जितने भी मोटे मोटे फंड्स हैं, तो आप इसका एज इट इज डेटा कॉपी कर लेंगे हम यहाँ से। ठीक है, जस्ट वो हो जाएगा कॉपी। ओके, दे आर नॉट, इट इज कॉपिंग। अगर कॉपीबल है तो बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ से कॉपी कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विल राइट इट राइट। अब मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए वो ले लो आप। ठीक है, चूज कॉलम में जाओ, ये रहा नंबर ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, ये फ्री में अवेलेबल डेटा है यार, यहाँ से डाउनलोड भी करेंगे तो मिल जाएगा डायरेक्टली, कॉपी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टॉक्स, तो अब इन सब का जो एवरेज बनेगा वो मेरा कैटेगरी का एवरेज हो जाएगा। आई यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, चलिए इधर ध्यान दीजिए। अभी इसके बाद ये कहाँ से लोगे आप फैक्ट शीट की जगह, ये करना आपको ही बॉस है ना, मैं नहीं करके बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि इसके बाद वाले सेशन में मैं आपको एक प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाना सिखाऊं कि आप म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट कैसे बना सकते हो, क्या फ़ायदा होगा उससे। देखो यार, अगर आप फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हो, ठीक है, तो क्लाइंट के ऊपर एक इंप्रेशन जाता है अगर आपके ब्रांड से रिपोर्ट उसके पास जाती है, तो नंबर वन। नंबर टू, अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हो, ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है ना, ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। आपको इतना नॉलेज मिलेगा इसके अंदर जो एक्चुअली में, और फिर मैंने हमेशा 3 प्रिंसिपल्स पे काम किया है। ठीक है, लर्न, ठीक है, सबसे पहले तो स्किल, नो व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, देन लर्न व्हाट यू नो, एंड थर्ड इज दैट बिल्ड समथिंग आउट ऑफ इट एंड कनेक्ट विद द राइट पीपल। तो जो बिल्डिंग वाला पार्ट है ना, वो बिल्डिंग वाला पार्ट हम अगले सेशन में पूरी एक थॉरो रिपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे इसकी। एंड कनेक्ट वाले पार्ट के लिए मैं आपको बिल्कुल एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारा लिंक्डइन का जो कोहर्ट है होता है वो बहुत इफेक्टिव कोहर्ट होता है, क्योंकि उसमें डायरेक्टली मेरी हैंड होल्डिंग मिलती है आपको फॉर 30 days। ठीक है, इन ऑर्डर टू हेल्प यू टू improve your LinkedIn numbers, to improve your presence on LinkedIn. ठीक है, to help you to start building a network of your like-minded people, of you know, of the place, of the people where you want to go। ठीक है, जिनको आप आइडलाइज करते हो। तो अगर आप LinkedIn कोहर्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हम हर मंथ के लास्ट संडे उसको स्टार्ट करते हैं फॉर द नेक्स्ट मंथ। तो अगर आप मई में ये सेशन देख रहे हैं तो मई का जो लास्ट संडे होगा उस दिन जून कोहर्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो यहाँ से है ना, आप पूरा लेना रुपी वेस्ट से, टोटल एयूएम अंडर मैनेजमेंट ये भी आपको रुपी वेस्ट से मिल जाएगा। ठीक है, और फैक्ट शीट से भी मिल जाएगा।
यार आप समझ लो 2-3 वेबसाइट है जो अपन यूज करेंगे, मॉर्निंग स्टार, रूपी वेस्ट, फैक्ट शीट, सब कुछ वहीं पर ही मिलेगा। ठीक है। एक्सपेंस रेशो आपकी मर्जी, जहां से लेना है वहां से ले लो। ठीक है। इसमें भी कैटेगरी का एवरेज क्या निकल जाएगा, क्या बिल्कुल निकल जाएगा। ये बार बार मेरी स्क्रीन दिख रही होगी ना आपको, रुक जाओ इसको खत्म कर देते हैं एक ही बार में। तो ये एक्सपेंस रेशो है, यहाँ से कैटेगरी का एक एवरेज निकाल लेना कि कैटेगरी का एवरेज कितना है और आपका एवरेज कितना है। ठीक है। इसके बाद एक्सपेंस रेशो हो गया। फिर इसके बाद मैं करूँगा, ये क्या हो रहा है, मेरे को क्लिक क्यों नहीं करने दे रहा है बदमाश। हाँ, टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो का मतलब क्या होता है? टर्नओवर रेशो का मतलब ये होता है, अगर मेरा टर्नओवर रेशो 100% होता है तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो स्टॉक्स मेरे पास स्टार्ट ऑफ द ईयर में थे उनमें से कोई भी स्टॉक मेरे पास एंड ऑफ द ईयर में नहीं बचेगा। 100% स्टॉक पूरे के पूरे बाहर निकल गए, पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया पोर्टफोलियो का। सर अगर 200% है तो 200% का मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज मेरे पोर्टफोलियो से एक साल में 2 बार एक स्टॉक अंदर बाहर होता है। तो अगर मैं 10 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाता हूं तो मेरे पोर्टफोलियो में वो 10 स्टॉक्स या 10 नंबर ऑफ स्टॉक्स एक बार खरीदे जाते हैं, कोई दूसरे 10 उनको बेचा जाता है, फिर वापस दूसरे 10 खरीदे जाते हैं, उनको बेचा जाता है। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? टर्नओवर 2 बार हो रहा है। ठीक है। तो अगर ये बहुत ज्यादा हाई नंबर आ जाता है, कैटेगरी से बहुत ऊपर चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फंड मैनेजर है वो एक्चुअली स्टॉक्स की ट्रेडिंग कर रहा है रादर देन इन्वेस्टिंग। कोई खराब बात नहीं है उसमें भी, अगर क्योंकि आप पैसे ही उसको इसलिए दे रहे हो बिकॉज ही नो व्हाट ही इज डूइंग, राइट। बट इसमें आपको 2 कॉस्ट कंसीडर करनी पड़ती है। एक, क्योंकि फंड का साइज बहुत बड़ा होता है, टिकट साइजेस बहुत बड़े होते हैं एक एक ट्रेड के, एक एक इन्वेस्टमेंट के, कि अगर 20,000 करोड़ का फंड है से फॉर एग्जाम्पल और 5% एक पर्टिकुलर इसमें लगा हुआ है, तो सीधे सीधे वो 1,000 करोड़ का ट्रेड होता है। तो उसके ऊपर टैक्स, ब्रोकरेज, ठीक है, इनकम टैक्स, जो एसटीटी वगैरह लगता है, चार्जेस लगते हैं, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, वो सब एडिशनल कॉस्ट आती है जो आपके रिटर्न को कम करती है। ठीक है। इनफैक्ट उसके अलावा कोई ऐसा फंड है जो 15, 20, 30, 35, 40% ही टर्नओवर करता है, क्योंकि करेगा तो सही, 0% पे तो कोई रह नहीं सकता। ठीक है। लोग एंट्री एग्जिट तो लेते रहेंगे। तो वो अगर है तो दैट्स गुड, आपकी ये सब कॉस्ट कम हो जाएगी, एक फोकस्ड रहेगा, बिजनेस खरीदा है ना कि शेयर। ठीक है। बट एनीवेज, तो ये मेरे कुछ की फैक्टर्स हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको और ज़्यादा की फैक्टर्स इसमें ऐड करने चाहिए, आप नीचे कमेंट्स में लिख देना। यू आर फ्री टू मेक योर ओन चेकलिस्ट, ये तो आपको मिल ही जाएगी। ठीक है। फंड मैनेजर की बात करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हु इज मैनेजिंग आवर मनी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम पहले उनका एक्सपीरियंस देखेंगे। ठीक है, कि ये जो फंड मैनेजर है इनका एक्सपीरियंस कितना है, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि कितनी कैपेबिलिटी है उनकी चीज़ों की और वो कैसे चीज़ों को करते हैं। ठीक है। नंबर 2 मैं देखूंगा कि अच्छा इसमें क्या है, क्या ये एवरेज फंड मैनेजर की एक्सपीरियंस यहाँ में कैटेगरी में मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा ये वाला, क्योंकि ये तो मेरे फंड मैनेजर का करो। मैं कंपेयर क्यों करूँ कि मेरा दूसरों से कितना बेहतर है? मैं अपने आप में उसको इंडिविजुअल लेवल पे एनालाइज कर सकता हूँ ना, ये सब चीजें देख के। ठीक है। टोटल एक्सपीरियंस ऑफ म्यूचुअल फंड का मैनेजर का टोटल एक्सपीरियंस कितना इंडस्ट्री में। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फंड मैनेज साइमल्टेनियसली, वो एक साथ कितने सारे फंड्स मैनेज करता है। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप नहीं लिखेंगे, तो ऊपर का कॉपी पेस्ट करा हुआ है, मिल जाएगा ये। तो ये मिल जाता है कि एक बंदा, जैसे अगर मान लो मेरे म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है उसका नाम है हर्ष पटेल, से फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वेरी कॉमन गुजराती नेम। तो मिस्टर हर्ष पटेल कितने और दूसरे फंड्स मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वो कम फंड्स मैनेज कर रहे हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस है। ठीक है। हिज सोल ब्रेड एंड बटर इज माई फंड, ही कुड बी मोर फोकस्ड टुवर्ड्स माई फंड, उनका ध्यान बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं होगा। ठीक है। फिर मेरा जो फंड मैनेजर है वो मेरे फंड को कितने लंबे पीरियड से मैनेज कर रहा है। देखो यार, आप ऐसा तो नहीं देख रहे हो कि आप कोई ऐसा फंड देख रहे हो जिसमें आप 10 साल का रिटर्न एनालाइज कर रहे हो, क्योंकि मैंने आप नीचे देखा है कि अपन 10 ईयर्स ही देखते हैं। मतलब मैं तो 10 ईयर्स का मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया होगा सिलेक्शन का। ठीक है। मैं सिलेक्शन क्राइटेरिया भी बता दूंगा, डोंट वरी। तो यार ऐसा तो नहीं है कि मैं 10 साल का रिटर्न एनालाइज कर रहा हूँ, उसमें 27-28% का रिटर्न ईजिली मुझे मिल रहा है, दिख रहा है, मिलते हुए 23% मिल रहा है से फॉर एग्जाम्पल। लेकिन जो मेरा अभी फंड मैनेजर है, जो करंट फंड मैनेजर है, उसको आए हुए 3 साल ही हुए हैं या 2 साल ही हुए हैं। ठीक है। और पिछले 2 सालों में उसने सिर्फ 15% रिटर्न जनरेट करके दिया।
जबकि मार्केट्स ने अच्छा परफॉर्म किया। ये सब चीजें अपने को एनालाइज, फंस जाओगे ना आप। कारण क्या होता है, आपने म्यूचुअल फंड अच्छा सिलेक्ट करा या बुरा सिलेक्ट करा, ये आपको पता चलता है बहुत बाद में, जब आपका फंड परफॉर्म कर चुका होता है। आप पेशेंस रखते हो, आप रोज के बेसिस पे कंपेयर नहीं करते हो। ठीक है, म्यूचुअल फंड में यही खासियत होती है। आप जरूर एक ऐप ओपन करके देख लोगे कि आज मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कितना बढ़ा कितना घटा, ठीक है, बट आप उसको ट्रैक नहीं करोगे, प्राइस को ट्रैक नहीं करोगे ऑन अ डेली बेसिस। ये एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता ही है। ठीक है, फिर जितने पीरियड से वो मेरा फंड मैनेज कर रहा है उतने पीरियड में उसका ट्रैक रिकॉर्ड कितना क्या रहा है, ये सारी चीजें मुझे मॉर्निंग स्टार पे मिल जाती हैं। देखिए इधर एक मैं नॉर्मल फंड लेते हैं अभी यहां पर अपन, HDFC स्मॉल कैप फंड ग्रोथ। ठीक है, ये मैंने ओपन करा। इट्स अ गुड वेबसाइट, 100% क्रेडिट गोज टू द टीम जो भी काम करती है। ठीक है, और मैं पोर्टफोलियो पे गया। Just a minute. आप यहां पर चले जाइए, जस्ट अ मिनट। हाँ, पोर्टफोलियो ओवरव्यू पे रहते हैं अभी, सब कुछ मिल जाएगा, बहुत नीट और क्लीन है। ये रहा, चिराग सेतालवद। ठीक है, सो ये जून 2014 से अभी तक फंड मैनेजर है। ठीक है, इनका अगर आप ओपन करते हो, इस पर क्लिक करते हो, तो आपको ये दिखेगा कि करंट फंड्स कौन कौन से मैनेज कर रहे हैं। तो देखो ये एक फंड की मल्टीपल स्कीम्स हैं। तो एक तो वो स्मॉल कैप फंड मैनेज कर रहे हैं, एक इमर्जिंग इंडिया फोकस्ड फंड मैनेज कर रहे हैं, एक HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी मैनेज कर रहे हैं, एक चिराग गिफ्ट मैनेज कर रहे हैं, एक हाइब्रिड इक्विटी मैनेज कर रहे हैं। तो वो 5 फंड्स मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, अब जब वो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस टोटल 24 ईयर्स का है उनका। ठीक है, और ये फंड कितने सालों से मैनेज कर रहे हैं वो पता चल जाएगा, लेकिन जब से वो इस पर्टिकुलर फंड के फंड मैनेजर बने हैं तो टेनोर का उनका परफॉर्मेंस 19.46% है। ठीक है, और इसी दौरान इंडेक्स ने 17.6% परफॉर्म किया है। ठीक है, तो ये दोनों भी आप इक्वेशन अपने पास रख सकते हो लिख के। मैं क्या करता हूं पता है, मैं आइडियली क्या करता हूं, एज अ प्रूफ जब भी मैं रिसर्च करता हूं तो मैं शिफ्ट विंडोज और एस प्रेस करूंगा, तो ये एक ऐसा टूल आ जाएगा और मैं इसको सीधे कॉपी कर लूंगा और मैं यहां पर ले जाके साइड में कहीं इधर कहीं पर इसको पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, ताकि मेरे को डेटा बार बार रेफर ना करना पड़े। अभी मैं फटाफट पहले डेटा कलेक्शन एक्टिविटी करके बता रहा हूं। ठीक है, इसी तरह से आपको भी काम करना चाहिए और इसी तरह से मैं इक्विटी रिसर्च में भी काम कराता हूं। ठीक है, पूरा जब प्रैक्टिकल होता है तो ऐसे ही होता है। ठीक है, समझना इधर। इसके बाद तो मेरे को टोटल एक्सपीरियंस ऑफ फंड मैनेजर मिल गया, 24 ईयर्स है। हाउ मेनी फंड्स ही इज मैनेजिंग साइमल्टेनियसली, 5 फंड्स। हाउ लॉन्ग द फंड मैनेजर इज मैनेजिंग आर फंड, ये आपको देखना है हमें। तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा, इसको बंद करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट टीम में कब से है, 2014 से प्रेजेंट ईयर, मतलब ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, फिर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द फंड इन द सेड पीरियड, ये रहा ट्रैक रिकॉर्ड 19.46%। ठीक है, ये हो गया मेरा फंड मैनेजर का एनालिसिस। अच्छा समझना, इसके अलावा अगर आपको और कोई एनालिसिस करना है कि सर इसको लिखना कैसे है, फंड मैनेजर की क्वालिटीज में कैसे लिखूं रिपोर्ट में, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में। बट मैं ये चाह रहा हूं कि आप कोई भी एक फंड पकड़ो, कोशिश करना कि मिनिमम 10 साल की हिस्ट्री हो उसकी। ठीक है, और वो फंड का आप ये पूरा डेटा अगले सेशन आने के पहले निकाल के रखो, अपन साथ में रिपोर्ट बनाएंगे। बिलीव मी, आप पब्लिश कर दोगे अगले हफ्ते रिपोर्ट। ठीक है, 100%। नाउ अंडरस्टैंड, हिस्टोरिकल रिटर्न्स, कंपनी का 10 ईयर का CAGR रिटर्न क्या है। ठीक है, और उसका एवरेज, कैटेगरी एवरेज क्या है। मेरे हिसाब से इससे बढ़िया कोई भी वेबसाइट नहीं है उसको बताने के लिए। ठीक है, आप रिटर्न्स में चले जाओ, 10 ईयर्स कर लो, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बहुत ही कम ऐसे फंड्स हैं जो 10 साल टिके हैं, तो उनका ही एवरेज निकलेगा बस। ठीक है, बाकी किसी का एवरेज निकलेगा नहीं। ध्यान देना थोड़ा, इसका मीडियन भी निकाल सकते हो बट देख लेना, क्योंकि नंबर इनका सब जीरो मत इंक्लूड करना एवरेज निकालते समय, समझ रहे हो आप। इनके जीरो इंक्लूड करोगे ना तो एवरेज डाउन हो जाएगा। अपन देखेंगे इसको। ठीक है, नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, रिस्क मेजर्स, रिस्क मेजर्स में तो इसमें क्या है, CAGR रिटर्न, कि CAGR रिटर्न कितना है मेरा। ठीक है, CAGR रिटर्न मतलब आज से 10 साल पहले अगर मैंने पैसा डाल दिया होता तो कितना पैसा आज मुझे मिलता।
तो ये तो हो गया मेरा CAGR रिटर्न। फिर ये XIRR रिटर्न, मैं अगर आज से 10 साल पहले एक मंथली SIP शुरू करता, ठीक है, तो कितना रिटर्न बनता। तो अपन उसके लिए क्या करेंगे पता है, ये मैं कैटेगरी का नहीं निकाल पाऊंगा ब्रो, सिंपल सा लॉजिक है। तो मैं SIP रिटर्न पे जाऊंगा, मैं यहां लिखूंगा HDFC स्मॉल कैप फंड, रेगुलर लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी ऐसे रेगुलर लिख लो, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं, बट ठीक है आप रेगुलर भी कर लोगे तो कभी म्यूचुअल फंड SIP कैलकुलेटर कर लेना, कहीं पर भी मिल जाएगा आपको। मंथली SIP मई 10 मई 24, तो 10 मई 14, ठीक है, 10 मई 14 कर लो आप, 11 मई 14 कर लो, ठीक है। और हर साल आप फिक्स्ड अमाउंट, आपको 21.5% का XIRR रिटर्न जनरेट हुआ है, ठीक है। जबकि इसी पीरियड के अंदर अगर आप देखोगे, किधर है परफॉर्मेंस, वहां से भी देख सकते हो, बट मैं यहां भी दिखा देता हूँ। अरे किधर गया भाई, देख लेना, मतलब पता ही है तुमको तो यार सब, है ना, सभी होशियार हो। यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलेगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलेगी, डोंट वरी, अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन विल गैदर फ्रॉम हियर, ठीक है। इधर से ही देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 10 ईयर्स अपन ने इंक्लूड नहीं करा है, चूज कॉलम में जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, 10 ईयर्स इंक्लूड कर देंगे, AUM के हिसाब से फिल्टर लगा दोगे, और यहाँ पर असेट क्लास में लार्ज कैप हटा दोगे तो सिर्फ स्मॉल कैप रहेगा। क्या करा अपन ने ऐसा इसमें, रीसेट ऑल कर दिया, लार्ज कैप से फिल्टर हटा दिया, ओपन एंडेड कैटेगरी में स्मॉल कैप रख दिया, ठीक है। AUM टॉप टू बॉटम कर दिया, चूज कॉलम में गए, नीचे आए 10 ईयर्स का एवरेज, ये HDFC 21 और 20 सेम ही आ रहा है ब्रो, XIRR और CAGR सेम आ रहा है दोनों केस में, ठीक है। तो ये दोनों आ जाएंगे। रोलिंग रिटर्न्स, रोलिंग रिटर्न देखो आप, यहाँ रोलिंग रिटर्न का कोई फंडा ही नहीं है अभी निकालने का, तो टूल्स में जाऊंगा, रोलिंग रिटर्न देखूंगा, ठीक है। ये भी मैंने समझाया है कि एग्जैक्टली रोलिंग रिटर्न्स क्या होता है, ठीक है। इसमें है ना, आप एक काम करेंगे जो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आप HDFC स्मॉल कैप फंड को ऐड करोगे, आप इधर आओगे, आप इसका बेंचमार्क ढूंढने की, कंट्रोल F करके बेंचमार्क देखिए कहां पर आ रहा है, क्या हो गया, वो परफॉर्मेंस में मिल जाएगा बेंचमार्क आपको। उफ, वाह जी वाह, इंडेक्स कौन सा है बाबू वो तो बता दे। नहीं मेरे को ये वाला इंडेक्स नहीं चाहिए ना, मेरे को एग्जैक्ट बेंचमार्क चाहिए जो कैटेगरी बेंचमार्क है इस वाले फंड का, ठीक है। तो ये फैक्ट शीट से ले लो, फैक्ट शीट में चले जाते हैं, इससे बेहतर फैक्ट शीट बना दोगे आप, मतलब ये जो आएगी ना अभी आपको दिखेगी, इससे बहुत अच्छी फैक्ट शीट बना दोगे। स्मॉल BSE स्मॉल कैप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बेंचमार्क ऐड करता हूँ, BSE स्मॉल कैप, भाई हट जा, अरे हट जा यार ब्रो, हाँ ठीक है। S&P BSE स्मॉल कैप किधर है, ये रहा, मिड कैप स्मॉल कैप TRI। तो आप देखो क्या हुआ है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 10 साल का ग्रोथ नहीं मिल रहा है, जो भी हाईएस्ट पीरियड आपको मिलता है ना वो देखना आप, ठीक है। क्योंकि ये इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ये अभी अभी हुआ है, ये जो फंड बना होगा 250 स्मॉल कैप का TRI वाला वो यहाँ से है। अगर आपको नॉन TRI करके देखते हैं अपन कितना पुराना मिलता है, नहीं वो 2 साल का ही मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं, TRI ले लो, ठीक है। 10 ईयर्स का मिल जावे तो ठीक है, नहीं मिले तो एक बार चेक करते हैं कितना पुराना मिलता है, ऑल ओपन करके देख रहे हैं एवरीथिंग। तो हमको क्या देखते हैं पता है, कि ऑन एन एवरेज अगर आप रोलिंग रिटर्न देखोगे ना, तो मेरे फंड का
यहां से रोलिंग रिटर्न हमेशा सुपीरियर ही रहा है। आप है ना इसको वही शिफ्ट विंडोज एस से यहां से पूरा ये इतना कॉपी कर लोगे, ठीक है, इधर आ जाओगे और यहाँ पर ही इसके ऊपर अभी पेस्ट करके रख दो साइड में, ये काम आएगा अपने को बाद में, ठीक है। तो ये तीनों मेरे हो गए। फिर ये रेशोज़ हैं, ठीक है। ये रेशोज़ अपन ने बहुत डिटेल में डिस्कस करे थे कि क्या होते हैं क्या नहीं होता है। अगर आपने वो देखा नहीं है अभी, क्योंकि मैं फिर से एक एक करके डेफिनेशन बता दूंगा बस, बाकी तो क्या कि शार्प रेशो है, वो देखता है कि मैंने रिस्क फ्री रेट से कितना ज़्यादा कमाया फॉर 1 यूनिट ऑफ रिस्क, ठीक है। जो 1 यूनिट ऑफ रिस्क मैंने अज्यूम करी है उसके अगेंस्ट में मेरे को कितना रिटर्न मिला है, ठीक है, ये चीज़ मैं देखता हूँ। कैप्चर रेशो मेरे को ये बताता है कि जब स्टॉक मार्केट का अपसाइड रहा और जब डाउन साइड रहा, उन दोनों केसेस के अंदर आ, मेरे फंड मैनेजर ने कितना बेटर परफॉर्म किया मार्केट के मुकाबले। फिर मैक्सिमम ड्रॉडाउन का मतलब ये होता है कि पीक जो भी हाईएस्ट पॉइंट था वहां से आज तक का मैक्सिमम डाउनफॉल कितना देखा है इस फंड ने। कि अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि कोविड के पहले फंड का जो वैल्यू था वो 100 रुपीज का एनएवी था और वहां से फंड गिर के 75 पे आ गया था और फिर वहां से वापस ऊपर चल गया और अब ऊपर ही बढ़ रहा है, और ये हाईएस्ट फॉल था आज तक का जब से फंड स्टार्ट हुआ है। तो मैं बोलूंगा फंड का आज तक का मैक्सिमम ड्रॉडाउन 25% रहा है। कल को अगर फंड की वैल्यू 400 रुपये हो जाती है और वहां से वो गिर के 100 रुपये आ जाता है तो ये मेरे लिए कोई सरप्राइज फैक्टर नहीं बचना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि प्रीवियसली हिस्ट्री में फंड 25% गिरा है, ठीक है। जब पहले 25% गिरा है तो आज मतलब आज भी 25% गिर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपका सरप्राइज फैक्टर खत्म हो जाता है। सॉर्टिनो रेशो क्या होता है? शार्प रेशो का थोड़ा सा इंप्रूव्ड वर्जन है जिसमें आपने रिस्क फ्री रेट से कितना ज्यादा रिटर्न कमाया फॉर 1 यूनिट ऑफ डाउनसाइड रिस्क, वो ये चीज बताता है, ठीक है। फिर ट्रैकिंग एरर का क्या मतलब होता है पता है? ट्रैकिंग एरर का ये मतलब होता है कि मेरा मेरा जो फंड है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो 15 आ रहा है, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन इज 15, कि मेरा फंड या तो अगले साल 15% ऊपर जाएगा या 15% नीचे जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन मेरे फंड का कैसे कैलकुलेट होगा? कि मैंने कितने रिस्की स्टॉक रखे, ठीक है, मेरे म्यूचुअल फंड में। तो मैं स्टैंडर्ड डिविएशन मेरे फंड का हो गया 15%। मान लो मेरा बेंचमार्क है निफ्टी 50 का स्टैंडर्ड डिविएशन मैंने देखा तो निफ्टी 50 का स्टैंडर्ड डिविएशन आ रहा है 12%, से फॉर एग्जांपल कि निफ्टी या तो अगले साल 12% ऊपर चला जाएगा या 12% नीचे जा सकता है, ये डेविएट कर सकता है एवरेज से, ठीक है। एवरेज से 12% ऊपर या 12% नीचे जा सकता है, नॉट जीरो से 12% ऊपर। रिटर्न की बात नहीं हो रही, जो एवरेज रिटर्न है उससे 12% ऊपर 12% नीचे। तो ये मान लो 12 आ रहा है, तो ट्रैकिंग एरर क्या बनेगा पता है? कि भाई तू जिस बेंचमार्क को ट्रैक कर रहा है, जिस इंडेक्स को तूने बेंचमार्क बनाया है उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 12% है, तेरा 15% है, तो ट्रैकिंग एरर हुआ 3% का। समझ में आ रहा है आपको? अगर वो इंडेक्स फंड ही बनाता है, एग्जैक्टली इंडेक्स फंड ही है, तो ट्रैकिंग एरर 0 हो जाएगा। अगर उसने सही टाइम पर खरीदा और बेचा है, सही टाइम पर मतलब जैसे कोई स्टॉक, मान लो आप HDFC निफ्टी इंडेक्स फंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई स्टॉक ऐसा है जो आज निफ्टी 50 से बाहर हुआ और फंड मैनेजर ने 20 दिन बाद उसको बेचा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा ना, दोनों का पीरियड अलग अलग रहेगा, ठीक है। रिटर्न्स में भी फर्क आ जाएगा, अल्फा में भी फर्क आ जाएगा, तो वहां से ट्रैकिंग एरर 0 हो जाता है, ऑलमोस्ट 0 रहता है इंडेक्स फंड्स का। इंफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है पता है? इंफॉर्मेशन रेशियो ये होता है कि जो मेरे फंड का रिटर्न है, ठीक है, उसको मैं माइनस करता हूं मेरे बेंचमार्क के रिटर्न से फॉर एग्जांपल मेरे फंड का रिटर्न आया 23% और बेंचमार्क का रिटर्न है 18%, ठीक है, तो ये 5% जो मैंने एक्स्ट्रा कमाया है, ठीक है, वो फॉर 1 यूनिट ऑफ द वोलेटिलिटी, फॉर 1 यूनिट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ माई फंड, ठीक है। मैंने जितना रिस्क लिया मेरे फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, उसके बेसिस पे मैंने कितना ज्यादा पैसा कमाया, ठीक है। जेनसन अल्फा क्या होता है? जेनसन अल्फा होता है कि रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस कंपेयर टू, ये अपन ने देखा ही था, इसको बहुत डिटेल में कैलकुलेट करा है, मैंने बताया आपको, पूरा डिटेल्ड कैलकुलेशन बताया इसका। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जैसा बताया, ऊपर नीचे बोथ साइड की रिस्क, बीटा मतलब कि बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज्यादा रिस्की है,
ठीक है, आप ये सब निकाल के रखिए, क्या ये मुझे मिल जाएगा। मैंने क्या बोला, या तो रूपी वेस्ट में मिलेगा या फिर रूपी वेस्ट से निकाल लो, क्योंकि कैटेगरी एवरेज बहुत आसानी से मिल जाएंगे आपको। इसमें से अगर कोई ऐसी चीज़ है जो रूपी वेस्ट में नहीं मिलती है तो मॉर्निंग स्टार से निकाल लो। सर कोई ऐसी चीज़ जो मेरे को रूपी वेस्ट में नहीं मिल रही है, मान लीजिए ऐसा, तो उसका मैं कैटेगरी एवरेज कैसे निकालूं? मॉर्निंग स्टार में जा और इंडिविजुअल जो 20 फंड है, 20 फंड्स का एक्सेल के अंदर लिख और उसका फिर मीडियन निकाल। ये करना पड़ेगा, ठीक है, ये करना ही पड़ेगा आप सब लोगों को। अगर कोई बंदा ये पूरा का पूरा डेटा पॉपुलेट करके गूगल ड्राइव की लिंक अभी अगले 2-3 दिन में, वीडियो पब्लिश होने के बाद 2 दिन में, अगर कोई नीचे कमेंट में डाल देता है तो आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। ठीक है, मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा आगे बढ़ के एनालाइज करना और रिपोर्ट बनाना। ठीक है, तो आई होप यार आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। मैं प्रैक्टिकली इनको कंक्लूड करना चाहता हूँ इस सीरीज़ को, क्योंकि सीरीज़ में पूरा थियोरेटिकल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था आपका एक फाउंडेशन और बेस बनाने के लिए। एंड दैट्स इट, इतना ही बोलना था इस सेशन के लिए। दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।